हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं परफेक्शन 6.0 के लिए। यस और नो? तो हर सेशन हम एक प्रेयर से शुरू करते हैं। तो जो लाइंस मैं बोलूंगी आपको भी वो लाइंस मेरे पीछे पीछे बोलने हैं और उन लाइंस को फील करते हुए बोलना है। ठीक है? आवाज सभी को आ रही है? सभी को ऑडिबल हूं मैं अच्छे से? चलिए। तो डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो 6.0 की शुरुआत करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस बता देती हूँ परफेक्शन बैच में आने के लिए. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है, आपको परफेक्शन हर एक दिन करना है, एवरी डे. एक सिंगल डे भी परफेक्शन किसी भी हालत में किसी भी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए. और किस दिन तक ये डेडिकेशन होना चाहिए? जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता. किसी दिन अगर आप मिस करेंगे परफेक्शन तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लेंगे और आप मुझे मेल करके बताएंगे. और रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हैं तो आप मुझे मेल करके बताएंगे कि हाँ जी मैम, इस कारण की वजह से हम परफेक्शन आज नहीं देख पाए. बट आप सभी की जिम्मेदारी है कि रोज रोज परफेक्शन देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए. किसी दिन अगर क्लास नहीं हो रही है परफेक्शन की तो आप परफेक्शन 5.0 या 4.0 या 3.0 या 2.0 या 1.0 में से कोई भी क्लास उठा के देखेंगे. लेकिन एवरी डे यू हैव टू वॉच परफेक्शन. 1 घंटा अपनी इंग्लिश को परफेक्शन को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए. पहला कॉन्सेप्ट. दूसरी चीज, 5 P's हैं जो सिंसियरली फॉलो करने हैं इस परफेक्शन के लिए. पहला P है पेशेंस. अपने आप को कंपेयर नहीं करना है बाकी बच्चों से. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परफेक्शन 1.0 से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2.0 से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 3.0 से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 6.0 की आज परफेक्शन की आज पहली क्लास होगी. तो पेशेंस रखना है, अपने आप को अपने आप के लेवल से चेक करना है कि अब मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं. बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा. बट पेशेंस रखना होगा. स्टार्टिंग 10 दिन बहुत मुश्किल होते हैं परफेक्शन में. स्टार्टिंग 10 डेज जो टिक गया वो परफेक्शन में टिक जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है. तो उन 10 डेज तक बने रहना है. अपने आप को हमेशा ये बताना है कि मैं रोज रोज करूंगा तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा. बस पेशेंस लूज नहीं करना है. दूसरी चीज, भर भर के प्रैक्टिस करनी है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसके अंदर कोई चैप्टर होगा, कोई सिलेबस होगा, कोई रूल होगा. प्रैक्टिस रोज खूब सारी भर भर के प्रैक्टिस करनी है. परसिवियरेंस चाहिए मुझे हर किसी में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, रोज रोज करना पड़ेगा. एक सिंगल डे मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. परसिवियरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी है. सब सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाएंगे. उस टू डू लिस्ट में लिखेंगे इतने बजे मैं परफेक्शन करूंगा, इतने बजे मैं एडिटोरियल करूंगा, इतने बजे मैं पजल करूंगा, इतने बजे मैं डीआई करूंगा, आज मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, आज मैं एक्सरसाइज करूंगा आधा घंटे या 20 मिनट वॉक पे जाऊंगा. रोज सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी है. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग होती है तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप से कभी कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी है कि तुझसे नहीं होगा या नहीं हो रहा है. हमेशा अपने आप से बात करनी है कि ये बहुत इजी है, तू कर लेगा, बस मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी है भर भर के. ये 5 P's होंगे
तो आप छठे पी की तरफ बहुत जल्दी बहुत आसानी से मूव कर जाओगे, एंड दैट इज व्हाट परफेक्शन। तो क्या सभी को ये 6 पीस क्लियर है एवरीवन? चलो एक चीज और जो नए बच्चे हैं वो अपनी कॉपीज में लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, SBI PO, RBI ग्रेड बी, SSC CGL, कैट एग्जाम, क्लैट एग्जाम, IBPS PO, IBPS क्लर्क, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वो दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है, इज द वर्ल्ड्स इजीएस्ट एग्जाम। और इस बात को सिर्फ लिखना ही नहीं है, अपने आप को बताना भी है, अपने माइंड को बताना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है और आप उसको आसानी से क्लियर कर लोगे। आई विल ईजिली क्लियर इट, और मैं उसको बहुत आसानी से क्लियर कर लूंगा। क्लियर सभी को? चलो अब बात करते हैं परफेक्शन आपका कैसे चलेगा। सबसे पहले तो जिस परफेक्शन को आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको पुराने वाले परफेक्शन नहीं करने हैं, आपको उसी परफेक्शन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप परफेक्शन 6.0 से ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 इस तरीके से चलना है। पुराने वाले परफेक्शन सिर्फ उस दिन देखने हैं जिस दिन कोई क्लास नहीं हो रही है, या जिस दिन कुछ रीजन की वजह से क्लास मिस हो गई है, अदरवाइज आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। परफेक्शन साइक्लिकल मैनर में चलता है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप आगे आते जाएंगे। तो मेक श्योर करो कि आप जिस भी परफेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो उससे आगे की तरफ बढ़ो, और ये चलता रहेगा, उस दिन तक चलता रहेगा जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरी बात, अब से परफेक्शन के लास्ट वीक में हमने एरर डिटेक्शन को इंक्लूड कर दिया। एरर डिटेक्शन की क्लासेस होंगी आपके परफेक्शन के सबसे आखिरी वाले हफ्ते में, लास्ट में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि परफेक्शन के जो उससे पहले 3 वीक्स आपके जा रहे हैं उसमें आप ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो। उसमें आप ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देख लोगे तो उससे क्या होगा, आपका वो एरर डिटेक्शन अच्छे से होगा, आपको समझ में आएगा। तो ग्रामर ग्रंथ का कोर्स देखना स्टार्ट कर लो। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज रोज एक एक क्लास देखो, रोज एक एक क्लास देखोगे तो 3 हफ्तों में आपका ग्रामर ग्रंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 4th वीक एरर डिटेक्शन में आओगे तो आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ग्रामर ग्रंथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो, सारी की सारी क्लासेस आपको वहां दी हुई हैं, उनको बस देखते हुए चलो और नोट्स बनाते हुए चलो। इसके अलावा एक चीज और आपको जो रेगुलरली करनी है वो है एडिटोरियल का सेशन। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस करने के लिए मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी, मैं सारी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, रोज रोज रीडिंग, रोज रोज स्किमिंग, और रोज वोकैबुलरी जो एग्जामिनर की फेवरेट है उसको रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एडिटोरियल की भी हैबिट बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रेगुलरली करनी है। सारी क्या 2 ही चीजें रेगुलरली करनी है, परफेक्शन प्लस एडिटोरियल। ये आपको रेगुलरली करना है। ये लगभग 45 मिनट्स का होता है, ये 1 घंटे का होता है, तो 1 आवर 45 मिनट्स इसको देने हैं। और इसके अलावा ग्रामर ग्रंथ को धीरे धीरे करना है। जिन लोगों को लगता है हमको ग्रामर अच्छे से आती है वो सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी कर सकते हैं, बट जिनको लगता है हमें ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है वो ग्रामर ग्रंथ कोर्स को देखिए। ठीक है, हो गए सारे डाउट्स क्लियर सभी के? चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सारे एग्जाम्स में, एंड दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 2 तरह के आते हैं एग्जाम्स में। एक आते हैं स्टोरी बेस्ड और दूसरे आते हैं न्यूज बेस्ड या फिर आर्टिकल बेस्ड। स्टोरी बेस्ड आर्टिकल कैसा भी हो, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, कैसा भी हो, उसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले आप स्टोरी को रीड करते हो। अगर लॉन्ग है तो क्या करोगे, स्किम करोगे। शॉर्ट स्टोरी है रीड करोगे, लॉन्ग स्टोरी है स्किम करोगे। स्किम का मीनिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे। तो अगर स्टोरी बेस्ड आर्टिकल होगा, स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन होगा, लॉन्ग स्टोरी होगी स्किम करोगे। स्किमिंग मीन्स कूद कूद के पढ़ोगे, तेजी से पढ़ोगे, मेन आइडिया समझोगे। शॉर्ट स्टोरी होगी रीड करोगे, हर एक लाइन को हर एक वर्ड को पढ़ोगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करोगे। न्यूज या फिर आर्टिकल बेस्ड आरसी होंगे तो इसमें हमारी 3 तरह के पैसेजेस आते हैं। शॉर्ट आते हैं, मीडियम आते हैं और आपके लॉन्ग पैसेजेस आते हैं। अगर आपके शॉर्ट पैसेजेस हैं, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, पैसेज को रीड करोगे,
और फिर क्वेश्चंस का आंसर दोगे। मीडियम या लॉन्ग आते हैं, इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस को पढ़ते समय जो आपके वोकैब का अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उस वोकैब वाले क्वेश्चन को सबसे पहले कर लोगे। उसके बाद पैसेज को स्किम करोगे। स्किमिंग का मीनिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। पैसेज को तो आप स्किम कर रहे हो, लेकिन उस पैसेज में अगर, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ। हाँ, उस पैसेज में अगर कोई ऐसी लाइन है जहां पे आपको कीवर्ड मिला है, कोई ऐसी लाइन है, एक सेकेंड, जहां पे आपको क्या मिला है, जहां पे आपको कीवर्ड मिला है, तो उस लाइन को आप क्या करोगे, उस लाइन को रीड करो। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये कि आपने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, पैसेज को स्किम किया, लेकिन जो कीवर्ड वाली लाइन थी उसको क्या किया, रीड किया। और उसके बाद क्वेश्चंस। पहले मुझे बताओ क्या स्ट्रैटेजी सभी को क्लियर है कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। स्टोरी बेस्ड आरसी होगा, लॉन्ग होगा, स्किम करेंगे, शॉर्ट होगा, रीड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट न्यूज बेस्ड आर्टिकल होगा, रीड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मीडियम में लॉन्ग आर्टिकल्स होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पर आएंगे, कोई वोकैब वाला क्वेश्चन होगा उसको कर लेंगे, फिर पैसेज को स्किम करेंगे। पैसेज को स्किम करते समय कोई लाइन है जहां पे कीवर्ड मिल रहा है, उस लाइन को रीड करेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में करते समय क्या हम लिख लेंगे, उनके कीवर्ड्स लिख लेंगे। कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलो, अब क्या करना है, थ्योरी मैंने बता दी, लेकिन ये थ्योरी ऐसे समझ नहीं आएगी। थ्योरी कब समझ में आती है, जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो चलो आ जाते हैं आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। एप्लीकेशन से सीखेंगे कि आरसीज को कैसे करते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे इस परफेक्शन बैच में, मतलब जितने भी परफेक्शन बैचेस आप करोगे, कोशिश ये करूंगी कि आपके एग्जामिनेशन से पहले कम से कम आप 100 आरसीज तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो। 100 आरसीज प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन में बहुत ईजी लगेगा। चलो, तो सबसे पहला आरसी आप सभी की स्क्रीन पे है। अब क्योंकि ये कौन सा आरसी है, क्योंकि ये हमारा स्टोरी बेस्ड आरसी है, तो जब भी हमारे पास स्टोरी बेस्ड आरसी आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं या स्किम करते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैं कह सकती हूँ ये लॉन्ग आरसी है। शॉर्ट आरसी आपका एक पैराग्राफ का होगा। अब ये लॉन्ग आरसी है, तो लॉन्ग आरसी को क्या करेंगे, लॉन्ग आरसी को स्किम करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना। चलो, तो यहां से लेकर यहां तक स्किमिंग करते हैं। पहले एक बार बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं, स्किमिंग कैसे की जाती है। स्किमिंग का मतलब है जो वर्ड समझ नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, जो लाइन समझ नहीं आ रही छोड़ दो उसको, बस एक ओवरऑल मीनिंग समझ लो कि ओवरऑल मीनिंग क्या है पैसेज का। चलो, पता कैसे चलेगा, स्टोरी है, फर्स्ट लाइन पढ़ के पता चल जाएगा। ऑलिवर के बारे में बात हो रही है, तो ऑलिवर की कहानी बताई गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टोरी हो गई। चलो पढ़े, लेट्स रीड इट। स्किमिंग कर रहे हैं साथ में। ऑलिवर हमेशा से अकेला रहता था, उसको शांति पसंद थी, वो बहुत ही ना के बराबर बाहर जाता था। एक दिन उसको इनविटेशन मिला कहीं से, एक्साइटेड था, वो गया इवेंट के लिए, उसने एक सूट रेंट पे लिया, उसने डांस की प्रैक्टिस करी। फिर वो दिन आया, वो बॉल रूम में गया, जैसे ही वो अंदर गया उसको लगा कि मैं यहाँ पे फिट नहीं हो रहा हूँ। रूम में भरे हुए थे लोग जिनको वो जानता नहीं था, सबने बड़े ही शानदार कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। ओलिवर को बेस्ट करना था, तो उसने कोशिश करी बातचीत करने की, लोगों से, लोगों के साथ मिक्सअप होने की। स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी लग रही थी, फिर वो हंस रहा था, चैट भी कर रहा था बाकी गेस्ट से, और फिर उसे एक ब्यूटीफुल वुमेन भी दिखी रूम में। तो जिस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे पैसेज को स्किम किया, हमको क्या समझ में आया, हमको एक कहानी समझ में आई कि ओलिवर क्या था, ओलिवर अकेले अकेले रहता था, कहीं जाता नहीं था, उसको अपने अपार्टमेंट की शांति बहुत पसंद थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके पास एक इवेंट का इनविटेशन आया, और वो बॉल रूम था, मतलब डांस करना था वहां, बॉल डांस करना था। तो उसने क्या किया, एक सूट को क्या लिया, रेंट पे लिया, उसने डांस की प्रैक्टिस करी और वहां पे गया। लेकिन जब वो वहां पे गया, वो किसी को जानता ही नहीं था, बड़ा परेशान हो रहा था।
फिर उसने क्या किया, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो हंस रहा था, चैट कर रहा था, और फिर उसे एक ब्यूटीफुल वुमेन भी दिखी। समझ आया पैसेज सभी को? तो ये क्या थी, स्किमिंग मीन्स हमने पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ा और मीनिंग समझा। रीडिंग क्या होती है इसी में? रीडिंग होती जब हम हर एक लाइन और हर एक वर्ड को पढ़ते। ऑलिवर जो है हमेशा से क्या था, लोन वुल्फ था। लोन वुल्फ का मीनिंग क्या होता है, अकेला रहने वाला। वो क्या प्रेफर करता था, शांति अपने अपार्टमेंट की, टू दी बसल। बसल का मीनिंग क्या होता है, भीड़ भाड़। उसे शहर की भीड़ भाड़ नहीं पसंद थी, उसे अपने अपार्टमेंट की शांति पसंद थी। एंड ही रेयरली, रेयरली मीन्स ना के बराबर, वेंचर आउट मीन्स रिस्क लेके बाहर जाना। वो कभी भी सोशल इवेंट्स में रिस्क लेके बाहर नहीं जाता था, कभी भी मतलब बाहर जाता ही नहीं था। हाउएवर, लेकिन एक दिन उसके पास एक इनविटेशन आया टू अ मास्करेड बॉल। मास्करेड बॉल का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे सोशल फंक्शन होते हैं जहाँ पे लोग मास्क पहन के आते हैं, एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाते हैं, उनके हाथ में ऐसे एक स्टिक सी होती है, उसके ऊपर ऐसे मास्क सा होता है। तो उसको एक ऐसा इवेंट का इनविटेशन मिला जिसको वो रजिस्ट नहीं कर पाया। रजिस्ट मीन्स मना नहीं कर पाया। एक्साइटेड था, नर्वस था। ओलिवर ने क्या डिसाइड किया, टू पुट आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर द इवेंट। अब यहाँ पे एक ईडियम यूज हुआ है, और ईडियम क्या है, पुट आउट ऑल द स्टॉप्स। इस ईडियम का मतलब क्या होता है कि आप हर संभव कोशिश कर रहे हो उस काम को करने के लिए। तो पुट आउट ऑल द स्टॉप्स का मीनिंग हर संभव कोशिश करना। ऑल द स्टॉप्स, स्टॉप्स मीन्स चीजें, जो जो चीजें आपके पास हैं उन सबको आप पुल आउट कर रहे हो। पुल आउट मीन्स उन सबको यूज कर रहे हो, मतलब हर संभव कोशिश कर रहे हो। उसने एक टक्सीडो, टक्सीडो मीन्स एक सूट रेंट पे लिया, एक मास्क लिया, उसने डांस की प्रैक्टिस करी, हफ्तों हफ्तों तक डांस की प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद वो बिग नाइट आ गई, वो इवेंट की रात आ गई। फाइनली दिन आ गया और ओलिवर जो है बॉल रूम में चला गया। जैसे ही वो वॉक इन किया, उसको लगा फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से निकाल दो तो उसको कैसा लगेगा? मछली को अगर आप पानी से निकाल दोगे तो उसको लगेगा कि मैं थोड़ी सी ऐसी जगह पे हूँ जहां पे मैं फिट नहीं होती, मेरा जीवन तो पानी में ही है। तो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स आप बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में चले गए, आपको वो सिचुएशन समझ नहीं आ रही, अनफेमिलियर है, आप उससे फेमिलियर नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो गए उस सिचुएशन में। रूम जो है भरा पड़ा था लोगों के साथ जिनको वो जानता नहीं था। सारे के सारे लोग इलेबोरेट, इलेबोरेट मीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स में थे, मास्क में थे। लेकिन जो ओलिवर है वो डिटरमाइन था कि उसको उस चीज का बेस्ट लेना है। तो उसने क्या किया, स्ट्रक अप मीन्स उसने शुरू करी एक बातचीत कुछ स्ट्रेंजर से, और क्या करने लग गया, मिंगल करने लग गया। मिंगल मीन्स मिक्सअप करने लग गया उनके साथ। पहले तो चीजें सब अच्छी जा रही थी, ओलिवर हंस रहा था, बात कर रहा था बाकी गेस्ट के साथ, एंड ही इवन कॉट द आई, और उसकी नजर में कौन आई, एक ब्यूटीफुल वुमेन आई जो रूम की दूसरी तरफ थी। तो ये क्या हुआ, ये रीडिंग हुई। क्या रीडिंग और स्किमिंग में सबको डिफरेंस क्लियर है? एवरीवन? चल, अब अगला पैराग्राफ आप स्किम करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे। सभी के पास 45 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है? चल, टेल मी द मेन आइडिया एवरीवन। पढ़ लिया? क्या मेन आइडिया समझ में आया? मेन आइडिया बताओ मुझे। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लग गई, ओलिवर को कैसा लगने लग गया, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। राउंड होल में वो स्क्वायर है, मतलब वो फिट ही नहीं हो पा रहा वहां पे। जिस तरह की सिचुएशन है वो वहां पे फिट ही नहीं हो पा रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था सोशल नॉर्म्स, जो वहां के नॉर्म्स थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, मतलब जिस तरीके से चीजें हो रही थी, सब लोग आपस में ग्रीट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो कस्टम्स जो थे, जो वहां ट्रेडिशंस चल रही थी मास्करेड बॉल में, वो समझ ही नहीं पा रहा था।
और वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, वो बातचीत को लेके आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा था। तो ओलिवर को चीजें खराब लगने लगी, कुछ चीजों को समझ ही नहीं पाता। तो जैसे ही ओलिवर को लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं हो पाएगा, अब मैं जा रहा हूं यहां से, अचानक से उसको एक आवाज सुनाई दी जो उसने पहले भी सुनी हुई थी। वो उसकी पुरानी फ्रेंड ल्यूसी थी, जो बॉल में आई थी, उस इवेंट में आई थी कैट की तरह बन के। ऑलिवर माई ओल्ड फ्रेंड, शी एक्सक्लेम, उसने बोला ऑलिवर मेरे पुराने दोस्त। फिर उसको एक प्यारा सा उसने हग दिया, मतलब गले मिली। आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग टुनाइट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम आज आने वाले हो। ऑलिवर को क्या लगा कि जैसे कि एक वेट उसके शोल्डर से लिफ्ट हो गया है, इतना बड़ा भार था, वो भार अब उसके शोल्डर पे से हट गया। ल्यूसी थी उसके साइड पे, उसको अचानक से क्या लगा, फिश इन वाटर। अभी तक वो फिश आउट ऑफ वाटर था, अब उसको क्या लगा, फिश इन वाटर। फिश इन वाटर का मतलब क्या हो गया, अब उसको लगा कि चलो अब मैं कंफर्टेबल हूँ। शी वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की ब्रेथ थी, मतलब उसको सुकून मिला। ऑलिवर को रियलाइज किया कि उसने उनको ज्यादा मिस किया था जितना रियलाइज भी किया था, मतलब जितना उसको लग रहा था कि वो अपनी फ्रेंड को मिस कर रहा है, उससे ज्यादा मिस किया था उसने अपनी फ्रेंड को, ये बात उसको पता चली। फिर वो नाइट याद रखनी यादगार थी, ओलिवर को पता था कि वो हमेशा चेरिश करेगा, हमेशा संजो के रखेगा मेमोरी को उस बॉल के, उस इवेंट के, और जो पुराना फ्रेंड जिसने उसे बचा लिया, किस चीज की फीलिंग से, फिश आउट ऑफ वाटर वाली फीलिंग से। तो जान में जान नहीं। मैम बेयर हग क्या होता है, बेयर हग होता है टाइट हग एकदम। चलो, मास्करेड मीन्स मास्क लगाने वाला इवेंट, जिसमें लोगों की शक्ल नहीं रहती, सब लोग मास्क लगा के घूमते हैं। समझ आया पैसेज सभी को? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ मैम झप्पी कह सकते हैं, राइट, झप्पी कह सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना बेटा, फंसना मत, क्वेश्चंस थोड़ा सा फंसा सकते हैं। तो आपने स्टोरी समझ ली है, अब आपको बताना है इस स्टोरी के बेसिस पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। चलो फर्स्ट, ऑलिवर को अकेला रहना पसंद है, सही बात है। और ऑलिवर को एक शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट पसंद है, ट्रू है, लिखा हुआ था पैसेज में। उसे शहर की भीड़ भाड़ नहीं पसंद, अपने अपार्टमेंट की शांति पसंद है। यर्निंग फॉर अ चेंज फ्रॉम हिज अनयूजुअल सॉलिट्यूड, वो क्या चाह रहा था कि एक चेंज मिल जाए उसे उसके अनयूजुअल सॉलिट्यूड से। हाँ, सभी महापापियों को ये अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने इसको ठीक बोला है। यर्निंग का मीनिंग होता है डिजायरिंग। वो क्या चाह रहा था, एक चेंज चाह रहा था। अनयूजुअल सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, अनयूजुअल है सॉलिट्यूड, उसके लिए नॉर्मल नहीं है अकेलापन, नॉर्मल तो था उसके लिए अकेलापन। अगर ए कह रहे हो कि उसको सॉलिट्यूड अच्छा लगता था, वो इन्वायरमेंट को प्रेफर कर रहा था, वो अकेले ही रहता था, तो अनयूजुअल कैसे कह दोगे सॉलिट्यूड को, अनयूजुअल तो था ही नहीं। इसलिए मैं कह रही क्वेश्चंस फंसाने वाले हैं, बहुत ध्यान से आंसर देना। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये, क्या अगर आपने ए बोल दिया कि ऑलिवर को सॉलिट्यूड पसंद था, तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, ये कैसे आपने अपनी भावना लगाई कि उसको एक चेंज चाहिए था अपने सॉलिट्यूड से, उसको अकेला रहना पसंद नहीं था, उसको एक बदलाव चाहिए था। ऐसा तो कहीं पैसे में मेंशन नहीं है कि उसको अकेला रहना पसंद नहीं था और इसलिए उसे बदलाव चाहिए था, इसलिए वो उस पार्टी में गया। तो ये तो किसी हालत में ही नहीं हो सकता। आप लोगों ने तो क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया है। चलो, ड्यू टू अ लैंग्वेज बैरियर, सी वाले बच्चे तो उससे भी बड़े महापापी निकले। वो क्या कह रहे हैं, एक लैंग्वेज बैरियर था, ऑलिवर को बात करनी नहीं आती थी, लैंग्वेज नहीं आती थी, इसकी वजह से वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर तो था ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑलिवर स्ट्रगल कर रहा था वहां पर सोशलाइज करने में क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आती थी। आंसर इज ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए।
चलो, लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है आपको सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आती, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, उसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। चलो मैम, अभी तक हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं स्टोरी को, तो क्वेश्चंस की रियलिटी में आ नहीं पाए थे। द पर्सन रिसीविंग द इन्विटेशन, जिस इंसान को इन्विटेशन मिला मैस्करेड बॉल का, वो होगा जो एंजॉय करेगा सोशल इवेंट्स को, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं था। तो इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ सिर्फ जो लोग एंजॉय करते हैं उन्हीं को इनविटेशन मिल रहा है। ऑलिवर इस बात को नहीं समझ पाया कि कितना उसको ल्यूसी का प्रेजेंस की वैल्यू थी जब तक वो उसे देखा नहीं। सही लिखा हुआ था पैसेज में कि जितना उन्होंने रियलाइज किया कि उनको ल्यूसी की जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत थी। ये बात उन्होंने तब रियलाइज की जब उन्होंने ल्यूसी को देखा। बिल्कुल सही है। ऑलिवर को बहुत ही ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस लग रहा था जब उन्होंने मैस्करेड बॉल को एंटर किया। तो जब उन्होंने उस इवेंट को एंटर किया तो उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिश आउट ऑफ वाटर लिखा हुआ था। कैसा लग रहा था कि ही वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल एंड आउट ऑफ। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। चलो नेक्स्ट, लूसी को लेके क्या इन्फर कर सकते हो? ऑकवर्ड बेटा एंट्री के टाइम पे ही लगा था, फिर उन्होंने कोशिश की थी कि नहीं मुझे तो आज कुछ करना ही है, अच्छे से एंजॉय करना ही है, तब उन्होंने कोशिश की थी बातचीत करने की। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टार्टिंग में अच्छा फील किया था, नहीं पढ़ी स्टोरी अच्छे से, पढ़ो। As soon as he walked in, Oliver felt like a fish out of water. The room was filled with people he didn't know, all dressed in elaborate costumes and masks. तो जब वॉक इन किया था तब तो अजीब लगा था, बट फिर उन्होंने बोला नहीं यार मुझे तो चीजें ठीक करनी है, तो उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया था। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था। चलो, लूसी को लेके क्या कह सकते हो? इन्फर का क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है भाई। ऐसी चीजें बतानी, अपनी भावनाएं लगा दो। अब वैसे ही भावना लगाने में आप लोग माहिर हो। लूसीज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मीन्स इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव। तो लूसी का जो इंक्लिनेशन था, जो झुकाव था, फॉर अटेंडिंग द मैस्करेड बॉल, कि वो उस इवेंट में आई। एंड डोनिंग, डोनिंग मीन्स वियरिंग, और उन्होंने कॉस्ट्यूम ऐसा वेयर, उन्होंने कैट बनी थी। वो पैसेज में क्या लिखा था? वो क्या बनी थी? कैट बनी थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि थोड़ी सी फन एंड प्लेफुलनेस की तरफ उनका इंडिकेशन है। सही बात है। इवेंट हुआ और वो कैट बन के आई। पैसेज में लिखा हुआ है इवेंट हुआ, वो इवेंट में आई, वो भी कैट बन के आई। आपने अपनी भावना लगाई। यार कोई इंसान अगर इवेंट के लिए इतनी तैयारी करे, वो भी बिल्ली बन के वहां जाए, तो इसका मतलब है कि वो फन लविंग तो होगा, प्लेफुलनेस तो उसके अंदर है। ये भावना लगाई, तो पैसेज से ये इन्फर कर सकते हो। दिस कैन बी इन्फर्ड। चलो, ऑलिवर ने जो रियलाइज किया कि उन्होंने लूसी को ज्यादा मिस किया जितना उनको पहले लग रहा था, ये दिखाता है कि उनकी शैलो, ये कैसे बोल सकते हो कि उनकी गहराई, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है? क्या ये बात आप लोग जो इन्फ्लुएंस वाले बच्चे हैं, ये पता ही कौन है? ये है पड़ोस वाली आंटियां या पड़ोस वाले अंकल्स या रिश्तेदार, जो कहते हैं अच्छा उन दोनों ने आपस में मिलते ही स्माइल पास नहीं किया, जरूर उनकी फ्रेंडशिप ही खराब होगी। तो आपने क्या बोला? अच्छा, ऑलिवर को लग नहीं रहा था कि वो लूसी को ज्यादा मिस कर रहा है, बट एक्चुअली में बहुत मिस कर रहा था। इसका मतलब उनकी फ्रेंडशिप शैलो थी। ये भावना लगा दी आपने कि उनकी फ्रेंडशिप शैलो थी। शैलो का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर डेप्थ ना हो, मतलब जो ऊपर ऊपर से, मतलब जो गहरी ना हो, नॉट डीप। महापापी, मैं फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन ट्रिकी हैं।
जितना पैसेज इजी लग रहा था क्वेश्चंस उतने इजी नहीं है बेटा, परफेक्शन की क्लास में हूं। अगला, ल्यूसी का जो इन्फ्लुएंस था ओलिवर की जिंदगी में, प्रिडोमिनेंटली मेनली वो कैसा था, ग्रिम था और ब्लीक था। ग्रिम का मीनिंग भी क्या होता है, खराब सा। ग्रिम मीन्स इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। वैसे ग्रिम का मीनिंग क्या होता है, सीरियस, लेकिन नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं। ब्लीक मीन्स ना के बराबर, तो ये भी नेगेटिव टोन है। इसको लेके तो आप नहीं कह सकते हैं। इको कर रहा है, 1 मिनट दो बस मुझे, जब तक आप क्वेश्चन करना। मैं अभी एसी बंद करा दो। जब साइड वाले रूम का एसी चलता है ना तो इको आ जाता है। कोई बात नहीं, बंद करवाती हूँ। तो सी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सी भी नेगेटिव टोन का है। तो आंसर इज व्हाट, डी, ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, और जब तक के लिए मुझे 30 सेकेंड। चलो हो गया, आंसर बताएंगे। तीन इडियम्स हाईलाइटेड है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही बता रहा है इडियम्स का मीनिंग। तो तीन इडियम्स कौन कौन सी थी, पहले तो उनको देखते हैं। पहली थी लोन वुल्फ मीन्स, लोन वुल्फ मीन्स ऐसा इंसान जो अकेला रहना पसंद करे। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल हो जाना, ऐसी जगह चले जाना कि आप अनकंफर्टेबल हो। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, होल राउंड है, आप स्क्वायर डाल रहे हो उसमें, मतलब वही आउट ऑफ प्लेस हो, अनकंफर्टेबल हो, वहां की जगह से मैच नहीं करते। चलो आंसर देखते हैं। द न्यू एम्प्लॉय हार्डली इंटरेक्टेड विद अदर एम्प्लॉयज, तो जो नया एम्प्लॉय आया उसने बाकी एम्प्लॉय से बात ही नहीं करी। इसका मतलब वो क्या था, लोन वुल्फ था। लोन वुल्फ मीन्स बात ही नहीं कर रहा था, अकेले अकेले रहना पसंद कर रहा था। तो ये किससे मैच हो गया, लोन वुल्फ से। एवर सिंस दे रीडेकोरेटेड द वेटिंग रूम, जब से उन्होंने वेटिंग रूम को रीडेकोरेट किया है। आई हैव बीन फीलिंग अनकंफर्टेबल इन दैट डॉक्टर्स ऑफिस, मैं उस ऑफिस में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं वहां का हूं ही नहीं। फिश आउट ऑफ वाटर मैच कर गया, दूसरा वाला भी मैच कर गया। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, दोनों मैच कर गए। चलो, हालांकि जो प्रोजेक्ट है शुरुआत में डरावना लग रहा था, लेकिन एक बार हमने जब उसे छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया तो हमें पता चला कि जो शुरुआती तौर पे जो मुश्किलें लग रही थी वो एक्चुअल में बहुत छोटी थी। ट्रिवियल मीन्स इनसिग्निफिकेंट थी। इनसिग्निफिकेंट मीन्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत ही मामूली सी थी। इसमें कोई इडियम मैच नहीं किया। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, आंसर्स हैं। कितने लोगों का सही निकला। चलो अगला क्वेश्चन, वेंचर्ड का एंटोनिम बताना है। वेंचर का मीनिंग क्या होता है, कोई बाहर निकल के रिस्की काम करना। तो वो सोशल इवेंट्स में बाहर निकल के जाता ही नहीं था, तो एंटोनिम क्या हो गए, कुछ करना ही नहीं। रीट्रीट का तो मीनिंग होता है वापस आना। स्पेक्यूलेट का मीनिंग होता है आप गेस कर रहे हो कि आगे ऐसा हो जाएगा, यू आर स्पेक्यूलेटिंग समथिंग, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की तरह देख रहे हो, ऐसे हो जाएगा। स्टेड आइडल, खाली बैठे रहना। विड्रू, वापस आ जाना। तो आंसर इज व्हाट, सी। अच्छा, अब कुछ बच्चों को हो सकता है ए या डी भी आंसर लग रहा हो। वेंचर मीन्स अंदर जाना, तो पीछे आना का मतलब क्या हो गया, रिट्रीट करना या विड्रू करना। तो जिन लोगों को ए और डी आंसर लग रहा है, आप हमेशा ना पैसेज के हिसाब से आंसर मार्क करते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप सिनोनिम, एंटोनिम या वोकैबुलरी का क्वेश्चन करो, आप हमेशा पैसेज के हिसाब से आंसर मार्क करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सोशल इवेंट्स में जाता नहीं था,
तो उसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि वो सोशल इवेंट्स में वापस आ जाता था, इसका मीनिंग होगा कि वो घर बैठा रहता था। तो एंटोनिम क्या होगा? जाने का, ना जाना या घर बैठना। तो हमेशा पैसेज के हिसाब से आंसर दे। क्लियर? जिस बच्चों का डाउट था, जिन बच्चों को ए या डी आंसर लग रहा था। चलो नेक्स्ट, यहां पे कौन सा फ्रेज आएगा? ग्रामर का क्वेश्चन। फाइनली द डे अराइव्ड, वो दिन आया और ओलिवर कहाँ गया? बहुत ही शानदार बॉलरूम में गया। आंसर बताओ। यहां पे मुझे पता है आप लोग घोटाला करोगे, तो यहां पे प्रपोजिशंस दी हुई हैं, उन प्रपोजिशंस के मीनिंग से ही इस चीज को समझते हैं। जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, मेड हिज वे इनटू द महापापी अवार्ड। इनटू का मीनिंग होता है बाहर से अंदर। इनटू का मीनिंग क्या होता है बेटा? बाहर से अंदर। तो रास्ता आप बाहर से अंदर नहीं बनाते हो, रास्ता किसी चीज की तरफ बनाते हो। तो जो वेक बनाते हो, रास्ता बनाते हो, किसी चीज की तरफ बनाते हो, किसी के बाहर से अंदर तक रास्ता नहीं होता। इन इन तो तब यूज करते हैं जब आप किसी एरिया की बात कर रहे हो, जब आप किसी चीज के अंदर हो। तो रास्ता अंदर तो नहीं होता किसी चीज के। हाँ, किसी डायरेक्शन में होता है रास्ता, डायरेक्शन के लिए टू यूज करते हैं, मेड इज वे टू द। तो ओलिवर ने क्या किया? अपना रास्ता बनाया किसकी तरफ? बॉलरूम की तरफ। ऑफ तो दूर के लिए यूज करते हैं, ऑफ एक नेगेटिव वर्ड होता है जो मीन जिसका मीनिंग क्या होता है? दूर। तो ये भी नहीं आ सकता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज मेड हिज वे टू द ग्रैंड बॉल। अगला, पैसेज की टोन कैसी है? तो यहां पे हमने 3 टोन्स दी हुई हैं। द फर्स्ट टोन इज नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स इफ कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, कोई बैक टू बैक क्या क्या इवेंट्स हुए वो बताए जा रहे हैं, ये हुआ इसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, तो उस तरह के टोन को हम क्या बोलते हैं? नैरेटिव। डॉगमेटिक टोन होती है कि आप एक पॉइंट को लेके बैठे हुए हो, आप एक अपने हिसाब से किसी चीज को मानते हो और आपको लगता है सिर्फ आप ही गलत हो और वो लोग जो आपकी बात को नहीं मानते हो सब गलत है। ऐसी टोन को या ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डॉगमेटिक। मीन्स बिलीव्स आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिलीव्स है। आप उन्हीं को ट्रू मानते हो। जो उन बिलीव्स के अगेंस्ट है, जो उन बिलीव को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलोइंग देम, उसको आप क्या बोलते हो? कि वो बहुत ही ईवल है या बहुत ही गलत है। इस तरह के टोन को बोलते हैं डॉगमेटिक। कॉमिसरेटिंग टोन, आपको सामने वाले को देख के बहुत दया आ रही है, आपको क्या लग रहा है? हाय बेचारा बच्चा, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। आपके अंदर मर्सी वाली फीलिंग आ रही है, आपके अंदर क्या आ रही है? सिंपैथी आ रही है, आपके अंदर पिटी, दया वाली फीलिंग आ रही है। इस तरह के टोन को क्या बोलते हैं? कॉमिसरेटिंग। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली। समझ आया फर्स्ट पैसेज सभी को कैसे करने हैं पैसेजेस? चलो अगला पैसेज करते हैं। द नेक्स्ट पैसेज विजिबल है सभी को? फिर से लॉन्ग पैसेज है, लॉन्ग पैसेज है, स्टोरी वाला पैसेज है, तो क्या करेंगे? स्किमिंग करेंगे। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, स्किम कीजिए और मुझे मेन आइडिया बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर ली स्किमिंग सभी ने?
क्या समझ आया? चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑथर जी। स्किमिंग करते हैं। संडे मॉर्निंग को इवॉन्स को एक कॉन्करिंग जीते हुए चैंपियन की तरह लिया गया। हर मिनट्स में एक रनर स्माइल कर रहा था, नॉड कर रहा था, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था जैसे जैसे वो आगे निकलते जा रहे थे। रनर्स रनर्स उनको इसलिए तारीफ नहीं कर रहे थे जीतने के लिए, आप ये कह सकते हो उनको इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा था क्योंकि वो लास्ट आ रहे थे। लास्ट आने के लिए उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था। मिस्टर इवेंट्स फाउंडर हैं इस क्लब के, जो कि एक कम्युनिटी है जिसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। 300 पाउंड्स के हैं वो, इतने फैट हैं, इतने भारी हैं। रनर्स उनको बहुत प्यार करते हैं। वो रनर्स उनको लगता है कि जो स्पोर्ट से बाहर हैं, जिनको लगता है कि हम रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो इस रनर्स वर्ल्ड के कवर, इस मैगजीन के कवर पे भी आ चुके हैं। मेंस हेल्थ के लिए उन्होंने पोस्ट भी दिया हुआ है, वो एडिडास के एड में भी आ चुके हैं। उनके इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इस बार इस मंथ तो उनकी किताब भी आ रही है। आइडिया ये था, 16 माइल पे इस क्लब का आइडिया स्टार्ट हुआ था। एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक क्या हुई थी, एक रेस हुई थी या रनिंग, एक मैराथन हुई थी। मिस्टर इवांस जो है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर एक मैन आए जो उनसे आगे गुजर रहे थे। उन्होंने अपने एयरपॉड्स निकाले और क्या बोला, यू आर स्लो बॉडी, तुम बहुत धीरे भाग रहे हो। मैन ने शाउट किया और क्या दिखाया कि कितने स्लो हो भाई। तो बेसिकली पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या समझ में आया, पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये समझ में आया कि भाई इवांस को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मैगजीन कवर्स पे आ रहे हैं, उनका ग्रुप है बहुत बड़ा, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, वो एडिडास के एड में भी आ चुके हैं। किस लिए? क्योंकि वो बहुत धीरे भागते हैं, क्योंकि वो बहुत फैट हैं और वो रनिंग करते हैं और वो लास्ट आते हैं रेस में। दूसरी चीज, ये आइडिया कब शुरू हुआ उनके मन में कि मैं ये क्लब बनाता हूँ, वो तब शुरू हुआ जब वो एक मैराथन में थे और एक पीछे से आदमी आया और उनको क्या बोलता है, तुम इतना धीरे क्यों भाग रहे हो भाई, इतना धीरे कौन भागता है, ऐसा उनको बोल के चला गया। तो उनके मन में ये आइडिया आया कि मैं भी एक ऐसा क्लब बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बहुत तेज नहीं भाग पाते हैं। पहले बताओ समझ आया पैराग्राफ सभी को? चलो नेक्स्ट पैसेज स्किमिंग करेंगे और मेन आइडिया बताएंगे। फिर से 1 मिनट का टाइम है। चलो क्या लिखा हुआ है, घर वापस जाओ, ऐसा उस आदमी ने इवांस को बोला। तो मिस्टर इवांस ने क्या किया, उनको इग्नोर किया और अपनी अटेंशन वापस से वो रास्ते पे ले आए, मतलब जहां पे वो भाग रहे थे। फिर उन्होंने 8 घंटे में से थोड़ा ऊपर में पूरा का पूरा फिनिश किया। विनर से 6 घंटे पीछे थे। जो विनर था उसने 6 घंटे पहले खत्म कर लिया था, लेकिन जो साथ में था उसने अपना टॉन्ट को रिपीट किया। मिस्टर इवांस को बड़ा गुस्सा आया, एक्चुअल में गुस्सा नहीं आया, वो इंस्पायर हो गए। तो अगली बार मिस्टर इवांस 36 ईयर्स के हैं, उन्होंने रेस लगाई। उन्होंने एक शर्ट पहनी और उसके ऊपर क्या चमका हुआ लिखा हुआ था, स्लो एएफ, मतलब उनके ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। और एक कार्टून था जिसमें एक टर्टल था जो कि स्माइल कर रहा था। जब उन्होंने अपनी इस यूनिफॉर्म को इंस्टाग्राम पे शेयर किया, फॉलोअर्स ने बोला हमको भी ऐसी शर्ट चाहिए। फिर 2019 में क्या हुआ, एक रनिंग क्लब की शुरुआत। मिस्टर इवांस जो ब्रुकलिन में रहते हैं, रनिंग कोच हैं, अब वो एक दुनिया भर में ग्लोबल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जिससे कि स्पोर्ट जो है सबको सेफ लगे और हर किसी को वेलकमिंग लगे। ऐसा ना लगे कि सिर्फ रनर्स ही रन कर सकते हैं। जो भी इंसान रन करना चाहता है वो इस स्पोर्ट को अपनाए, चाहे उसका कोई भी साइज हो, कोई भी स्पीड हो, कोई भी फिटनेस लेवल हो या कोई भी कलर हो,
उन्होंने अपना मैसेज बिल्कुल बोला कि मेरा मैसेज एक सिंपल मैसेज है, और मेरा मैसेज क्या है कि मैं चाहता हूं हर किसी को ये जानना कि हर कोई भाग सकता है उस बॉडी में जो उसकी है। उसको कोई बॉडी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे पतला होने की जरूरत नहीं है, उसको अपना फिटनेस लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही रनिंग कर सकता है। वो कहते हैं ये मेरा मैसेज है दुनिया के लिए। समझ आया सभी को? अच्छा पैसेज है ना? चलो अभी हम स्किमिंग कर रहे हैं, मैं आपको रीडिंग करके भी समझाऊंगी, डोंट वरी बेटा। तो जो बच्चे बीच बीच में वो क्या वर्ड्स का मीनिंग पूछ रहे हैं, मैं जब आपको रीडिंग करके समझाऊंगी तो आपके मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिलेगा वो कैप का, जिसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसके सारे वर्ड्स के मीनिंग्स होंगे। चलो लास्ट पैराग्राफ, ये रिपीट हो गया है या फिर रिपीट नहीं हुआ है, ये वो मैसेज है लोग उनको बोलते हैं। चलो, कर ली स्किमिंग सभी ने? चलो क्या लिखा हुआ है? मिस्टर इवांस तुम मोटे हो, ये सुनते आए हैं वो यहाँ पे बड़े हुए, दो फैक्ट्री वर्कर्स के वो बेटे हैं जो कि ब्लैक हैं। वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते थे जो सिर्फ मस्ती के लिए भागता हो। ज्यादातर लोगों को वो जानते थे, वो इसलिए जानते थे कि लोग जो है अपनी वाइट पर्सन ही होते थे जो एक्ट भागते थे, और रिक्रिएशनल रनिंग होती थी। मतलब उनको लगता था कि भाई एक तरह का स्पोर्ट है, उसके लिए वो लोग रन करते हैं। जब वो छोटे थे उनको उनका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि वो बहुत मोटे थे। उनको मार्टी द फैट किड बोलते थे। फिर जब उन्होंने कोशिश करी एक फुटबॉल टीम में हिस्सा लेने की, तो कोच ने उनको एक कूड़ेदान का बैग पहना दिया कि तुम जो है क्या करो, जितना भी अपना मोटापा है उसका स्वेट निकालो और उस बैग में भर दो। तो उन्होंने कोई ऐसे एक बैग पहना दिया गया, क्योंकि तुम बहुत फैटी हो तो तुम्हारा सारा का सारा फैट जो स्वेट के फॉर्म में इस बैग में भर जाना चाहिए। उनका वेट तो लूज नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई जब कोच ने उनके साथ ऐसा किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी हाई स्कूल फुटबॉल टीम बनाई। तो फिर उनको उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आने लग गया। उन्होंने कॉलेज अटेंड किया फुटबॉल स्कॉलरशिप पे, यहाँ पे जाने से पहले, जहाँ पे उन्होंने साइंस में मेजर किया, साइंस पढ़ी उन्होंने। फिर उनको लग रहा था कि मुझे, उस समय ऐसा लगता था कि यार मैं ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा, वर्कआउट करूंगा और अपना वेट कम करूंगा। ऐसा उन्होंने बोला, मुझे ऐसा फीलिंग आने लग गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मोटा हूं तो मोटा ही हूं, और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने नहीं सोचा कि मैं वेट लूज करूंगा या वो सब करूंगा। 2012 में मिस्टर इवांस ने, और उस समय जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, अब तो वाइफ है, फिर वो कनेक्टिकट मूव कर गए जहां पे उन्होंने भी ग्रेजुएट किया। चलिए लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल, स्किमिंग करेंगे।
लास्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, वो सूट्स बेचते थे वहां पे, अपना समय निकाल रहे थे, अब सोच रहे थे कि अब मैं अगला क्या करूंगा। जब वो सूट बेचते थे तो उनका काम क्या था, वो हर तरह के लोगों को ड्रेस करते थे, तो उससे उनको एक रास्ता मिला कि वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाए। फिर बहुत महीने निकाले उन्होंने वहां पे, फिर उनको अपने हिप में दर्द होने लग गया, पेन की वजह से वो एक सर्जन के पास गए। उन्होंने अपने ऐसे किताब में लिखा है, सर्जन ने उनको देखा और बोला कि मिस्टर इवांस तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो पतले हो जाओ या फिर मर जाओ। मिस्टर इवांस उनको आंसू आ गए, वो रोने लग गए। फिर उनको हल्की सी स्माइल के साथ उन्होंने डॉक्टर को बोला कि भाई मैं मैराथन भागूंगा। तो डॉक्टर हंसे उनके ऊपर और बोला मैराथन भागोगे ना तो मर जाओगे। तो फिर वहां से गुस्से में वो चले गए, दर्द में थे। डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको ये प्रॉब्लम है, और फिर वो डायरेक्टली एक स्टोर में गए, वहां पे उन्होंने ट्रेनर्स खरीदे, रनिंग शूज खरीदे, जिससे कि वो डॉक्टर को गलत प्रूफ कर पाए। और मोटिवेशन के लिए उन्होंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, जिस ब्लॉग का नाम उन्होंने 300 पाउंड्स इन रनिंग रखा, जहाँ पे वो अपनी रनिंग की प्रोग्रेस और वेट लॉस को बताने लगे। कुछ महीनों बाद वो बहुत चौंक गए देख के कि स्ट्रेंजर्स उनके ब्लॉग को पढ़ रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो पूरे, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि डॉक्टर ने उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया, बट डॉक्टर के ट्रीटमेंट को उन्होंने एक मोटिवेशन की तरह लिया, और उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, और लोग उनकी स्टोरी से इंस्पायर होने लग गए। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं पहले। पैसेज तो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? इन द गिवन पैसेज वी कैन सी, हम देख सकते हैं जो फास्टर रनर्स होते हैं वो सपोर्ट और रिस्पेक्ट दिखाते हैं उन लोगों के लिए जो उतने फास्ट नहीं होते। सही लग रहा है? यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था, एक पासिंग रनर क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, नॉड कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे। मतलब जो रनर्स हैं, फास्टर रनर्स हैं, वो अब सपोर्ट और रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब सही है। जो नेगेटिव एनकाउंटर हुआ मैन के जेस्चर से, जिस मैन ने उनकी बुराई की थी, फाइनल उनको उसको इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स फाइनली एक इंस्पिरेशन के सोर्स बन गए उनके लिए, ये भी सही है। जब जब उनकी बुराई की गई, जब जब उनको खराब बोला गया, वो उसको एक इंस्पिरेशन की तरह लेते गए। मिस्टर इवांस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी स्टोरी इतनी सारी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगी, इतनी सारी ऑडियंस उनको सपोर्ट करेगी, फॉलो करेगी, अप्रिशिएट करेगी। सब उनके लिए सरप्राइजिंग था। पैसेज में लिखा हुआ है कि सब उनके लिए क्या था, सरप्राइजिंग था। ही वॉज सरप्राइज्ड, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारे आंसर सही हैं, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। ए वाले बच्चे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये। फास्टर रनर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, ये हमने पैसेज में कहा देखा, पैसेज की इंट्रोडक्टरी लाइन में देखा। और ये हमने कैसे निकाला, यहां से निकाला। एवरी फ्यू मिनट्स अ पासिंग रनर वुड स्माइल एंड नॉड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम एज दे स्पेड बाय। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, नॉड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, अब जो है फास्टर रनर्स जो हैं स्लोअर रनर्स को टारगेट नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। अब क्या हो रहा है, अब रिस्पेक्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। वो किसकी वजह से मिल रहा है, मिस्टर इवांस की वजह से मिल रहा है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? नॉड का मीनिंग होता है सर हिलाना। चलो नेक्स्ट। इस अजम्पशन वर्ड को हटा देना। वॉट कैन बी सेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज।
सेकेंड पैराग्राफ में बेटा पास्ट की बात हो रही है, जो मिस्टर इवांस ने झेला उसकी बात हो रही है। क्यों एक इंसान ने आके उनको ऐसा खराब खराब बोला, वो पास्ट की बात है। ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एक बच्चे का डाउट है मैम सी कैसे हुआ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी स्टोरी इतने सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लिखा हुआ है यहाँ पे। ही वॉज सरप्राइज्ड टू डिस्कवर। सरप्राइज इंसान कब होता है, जब एक्सपेक्ट ना करे। चलो, आप इस पैसेज के बेसिस पे क्या क्या कह सकते हैं? वो बहुत ज्यादा वरिड थे डॉक्टर के कमेंट को लेके। वरिड तो नहीं थे। वरिड का मीनिंग है चिंता आ गए थे, चिंता में आ गए थे, नहीं। उनको लगा कि वेट लॉस एक तरीका है एक्सेप्टेंस लाने का, बिलोंगिंग लाने का, सही बात है। उनको बीच में क्या लगने लग गया था कि भाई वेट लॉस तो करना पड़ेगा, यही तरीका है जिससे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की कमी है, डाइवर्सिटी की कमी है रनिंग कम्युनिटी में, ये भी उन्होंने बोला कि क्या था रनिंग कम्युनिटी में अब तक, रनिंग कम्युनिटी में सिर्फ वाइट लोग ही हैं जो भागते थे। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं था, डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, हर तरह के लोग भाग रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन मीन्स हर तरह के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सिर्फ वाइट लोग भाग रहे थे, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी नहीं था। दोनों सही है, तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। बी कैसे, बी में क्या प्रॉब्लम है, ये लिखा हुआ है। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं सीखूंगा, वर्कआउट करूंगा, वेट लूज करूंगा, तभी मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। तो बी ऐसे हुआ। सी कैसे हुआ, सिर्फ वाइट ही लोग हैं जो भागते थे, इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी थी नहीं। सी इस लाइन की वजह से हुआ, बी इस लाइन की वजह से हुआ। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो बच्चे कह रहे हैं मैम ए क्यों नहीं है, दो क्वेश्चन ट्रिकी है बेटा, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ज्यादा चिंता में आ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या हो गए, गुस्से में थे। गुस्से में होना और चिंता में होना एक बात है? नहीं। एंग्री एंड स्टिल इन पेन, चिंता में आ गए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए ए आंसर नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो आप नहीं बता सकते ट्रू है या फॉल्स है। हमने ट्रू वाले क्वेश्चंस किए, हमने फॉल्स वाले क्वेश्चंस किए। एक तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आप नहीं बता सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है। जिसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहे वो ट्रू है फॉल्स है, वो आंसर हो। एक कनेक्शन है मिस्टर इवांस के वर्क एनवायरनमेंट में और जो उनको इंजरी हुई या जो डिस्कम्फर्ट हुआ उसमें, क्या कनेक्शन था? चलो पहले देखते हैं। वॉज देयर एनी कनेक्शन? आफ्टर मंथ्स ऑन द स्टोर रूम फ्लोर वियरिंग स्टिफ ड्रेस शूज, महीनों उन्होंने निकाल दिए स्टोर रूम के फ्लोर पे इतने ज्यादा कड़क जूते पहन के कि उनको दर्द होने लग गया। बताओ कनेक्शन है। इतने ज्यादा कड़क जूते उन्होंने पहने, स्टिफ मीन्स बहुत ही हार्ड ड्रेस शूज उन्होंने पहने और महीने महीने निकाल दिए कि उनको उनके हिप में दर्द होने लग गया। कनेक्शन है कनेक्शन। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। चलो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। रनिंग कम्युनिटी वैल्यू करती है इंक्लूसिविटी, सबको साथ में लेके चलना, सपोर्ट को, पर्सनल अचीवमेंट्स को, एफर्ट्स को सारे पार्टिसिपेंट्स के, चाहे उनका कोई भी फिनिश टाइम हो, चाहे कोई भी रैंकिंग हो। तो हमें नहीं पता सब पार्टिसिपेंट्स को वैल्यू किया जाता है या नहीं किया जाता, ऐसा कुछ भी पैसेज में मेंशन नहीं था, तो हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वी कांट से। वेट स्टिग्मा है, वेट को लेके कलंकित माना जाता है, जिन लोगों का ज्यादा वेट होता है उनको कलंकित माना जाता है, उनको खराब माना जाता है। फैट शेमिंग होती है सारे स्पोर्ट्स में,
तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, सारे स्पोर्ट्स में होती है नहीं होती है हमें नहीं पता, पैसेज में फुटबॉल और रनिंग के बारे में ही मेंशन था, तो ये भी हम नहीं कह सकते, तो इसलिए आंसर क्या था, बोथ बी एंड सी। कोई कंफ्यूजन अब किसी को? चलो नेक्स्ट, फिलर का क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। द जॉब विच रिक्वायर्ड हिम टू ड्रेस मैन ऑफ ऑल एजेस एंड बॉडी टाइप्स, हर तरह के मैन को उनको ड्रेस करना है, वो क्या देगा, एक कैसा रास्ता देगा कि जॉब की वजह से लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? पहले मुझे यहाँ पे टोन बताओ, टोन कैसी होगी? अगर सारी एजेस और सारी बॉडी टाइप्स के इंसान को ड्रेस करना है, एक स्टोर, एक कोई भी इंसान अगर किसी भी दुकान पे काम कर रहा है, कोई भी कपड़ों की दुकान पे कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है, तो क्या वो कैसा रास्ता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? क्या वो सब ऐसा रास्ता है जो बहुत कॉमन है कि दुकान पे काम कर रहे हो तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, किसी मेंस वेयर या विमेन वेयर दुकान पे काम कर रहे हो तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाओगे? रास्ता कैसा है बताओ? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव टोन है। ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का साधारण सा रास्ता नहीं है। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कंप्लीट, टोटल। अनलाइकली मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। नॉट लाइकली मतलब जिसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है। इल्यूजनरी तो धोखा देने वाला, तो यहाँ पे कुछ धोखा देने की तो बात ही नहीं हुई, तो इल्यूजनरी क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, टॉपिक से ही मैच नहीं कर रहा, तो आंसर इज व्हाट, ओनली बी। ये कैसा रास्ता है, अनलाइकली रास्ता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का। अगला, ग्रूअलिंग वर्ड का सिनोनिम बताना है। ग्रूअलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो आपसे बहुत एनर्जी डिमांड करे, आपकी सारी एनर्जी छीन ले, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत लगे जिसमें, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगे जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रूअलिंग। तो टैक्सिंग, आर्डुअस, डिमांडिंग, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ग्रूअलिंग मीन्स समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट की जरूरत हो, a lot of energy and effort, वो क्या हो जाती है, टैक्सिंग, आर्डुअस, डिमांडिंग, ई, ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, एक ईडियम दिया हुआ है, उस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। बाइड हिज टाइम, तो टाइम को बाइड करने का मतलब क्या होता है? टाइम को बाइड करने का मतलब होता है कि आप बहुत पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हो कि और अगले वाले काम की प्लानिंग कर रहे हो। तो उन्होंने एक जॉब लिया सूट्स बेचने का यहाँ पे, और वो पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। मतलब टाइम को डिवाइड करना अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, जुडिशियली बहुत ही ज्यादा सोच समझ के यूज करना नहीं, कंसिस्टेंट बने रहना एक ही जगह, वेस्ट करना नहीं, पेशेंटली वेट करना सही मोमेंट के लिए एक्शन लेने के लिए। तो आंसर इज व्हाट, सी, पेशेंटली वेट फॉर द राइट मोमेंट टू टेक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज की टोन बता दो। रेट्रोस्पेक्टिव टोन क्या होती है, जब ऑथर पीछे के इवेंट्स की बात करते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिव टोन मीन्स थिंकिंग ऑफ द पास्ट। तो पास्ट, तो ऑथर ने पास्ट की टोन के बारे में तो बात की है कि 2012 में उन्होंने रेस लड़ी थी, तो एक इंसान आया था, उनको ऐसा ऐसा बोल के गया था, उन्होंने उसको इंस्पिरेशन की तरह लिया था, फिर डॉक्टर से उनकी बात हुई थी। रेट्रोस्पेक्टिव टोन है, पास्ट की बातें कर रहे हैं। लॉडेटरी मीन्स तारीफ करी है ऑथर ने, कमेंड किया है, प्रेज किया है, बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने तारीफ करी है मिस्टर इवांस की, बिल्कुल मैच हो गया। इंसेंडियरी, भड़काने वाली टोन, ऑथर ने भड़काया है क्या किसी को? प्रोवोकेटिव टोन, भड़काने वाली टोन है क्या ऑथर की? आग में घी डालने वाली टोन है? नहीं, आंसर इज
बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पीछे की तरह सोचना, लॉडेटरी मीन्स किसी की तारीफ करना। टाइटल बताना है आपको पैसेज का, इनमें से कौन सा टाइटल आपको बेस्ट लगा। देखो टाइटल को लेके हमेशा कुछ चीजें याद रखो। जो पैसेज का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा टाइटल में आना चाहिए। जो पैसेज का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो टाइटल में होना चाहिए। सबसे पहले रनिंग शूज, क्या शूज के बारे में बात हुई है कि वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? नहीं। गरीबी के बारे में कोई बात हुई कि वो बहुत गरीब थे पहले, फिर वो सक्सेसफुल हो गए, गरीबी की भी कहीं बात नहीं हुई। तो सी और डी दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मुझे 3 में से ऑप्शंस मार्क करने हैं, या तो ए होगा या बी होगा या ई होगा। मार्टिनस इवांस की बात हुई है, चैंपियनिंग, वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए रन करने का। सही लग रहा है। स्लो एएफ रन क्लब, क्या क्लब की बात हो रही है या इवांस की बात हो रही है? पहले तो मुझे ये बताओ। सभी बी वाले बच्चे या ई वाले बच्चे? महापापी। क्लब की बात हो रही है और हर तरह के रनर्स को, ये क्लब रनर्स को अपनाता है। पता है बी से क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक क्लब है जो रनर्स को अपनाता है और उस क्लब की बात हो रही है। क्या ये टाइटल हो सकता है? कोई एक क्लब है जो रनर्स को अपनाता है और उस क्लब की बात हो रही है? नहीं, बी इज नॉट द टाइटल। टाइटल है मिस्टर इवांस, उनकी बात हो रही है, कैसे उन्होंने रनिंग में सबको इंक्लूड करने किया, दैट इज बीइंग टॉक्ड ऑफ। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज क्लियर। सभी को मजा आया? सभी को आज के सेशन में? तो आज हमने 2 बहुत प्यारे प्यारे पैसेजेस किए। क्वेश्चंस सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो मेंस लेवल ही थे, प्री लेवल नहीं थे क्वेश्चंस। पैसेज कंपैरेटिवली इजी थे क्योंकि आज पहली क्लास थी आरसी की, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके डिफिकल्ट होते जाएंगे। हम इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स करेंगे, फिनेंस बेस्ड आर्टिकल्स करेंगे, हम न्यूज बेस्ड आर्टिकल्स करेंगे। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हम अपनी आगे की क्लासेस में करेंगे। बस एक हैबिट बना लो, रेगुलरली करना है परफेक्शन। इट इज माई कमिटमेंट, माई गारंटी कि अगर आप 3 महीने की परफेक्शन में रेगुलरली आ गए ना, आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा, बट उसके लिए कम से कम 3 महीने आना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। एक तो मुझे फीडबैक दे देंगे आज की क्लास का, कैसी लगी, सभी को समझ में आया नहीं आया, कितना समझ में आया। सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर बताएंगे क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से आज परफेक्शन इस लेवल पे आ पाया है कि मोर देन 88,000 स्टूडेंट्स आर इन परफेक्शन बैच। इतने सारे बच्चे परफेक्शन बैच में। तो दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर फीडबैक, योर सपोर्ट एंड योर रेगुलरिटी। सो मेक श्योर करो कि सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें और मिलते हैं क्लासेस में, आगे की क्लासेस में। एक क्वेश्चन जो हर क्लास के लास्ट में पूछती हूँ और फिर से पूछूंगी, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? क्या सभी लोग अपना प्रिपरेशन को 100% दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हो तो इट्स टाइम टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट। समय है बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने का, क्यों नहीं दे रहे? और अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू एवरीवन।